हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसरी नंदन एकेडमी में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट। तो देखेंगे प्रेसिडेंट कौन होता है, कैसे अपॉइंट होता है, क्या इसका इलेक्शन प्रोसीजर रहता है और इसकी शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, इंक्लूडिंग इसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मतलब कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रेसिडेंट को। तो आपका पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक जो है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव आपका डील करता है। इसमें आपका चैप्टर 1 बात करता है आपका प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और चूँकि आपके सिलेबस में जो है आपका सिर्फ प्रेसिडेंट ही दे रखा है तो हम सिर्फ अपनी जो क्लास है प्रेसिडेंट तक ही सीमित रखेंगे। तो आर्टिकल 52 कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि ये बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। क्या कहता है ये, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बताता है हमारा आर्टिकल 52 जो कि एक राष्ट्रपति की स्थापना करता है भारत के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 53 ये बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो जो आपकी कार्यपालिका की शक्ति होती हैं तो ये किस में निहित होती है, वो आपके राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये सब कौन बताते हैं, आपका अनुच्छेद 53 बताता है, आर्टिकल 53 बताता है। देखते हैं क्या कहता है ये। इसका क्लॉज 1 कहता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो कार्यपालिका की जो शक्तियाँ वो किस में निहित होती हैं, वो आपके राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो ये कौन इस्तेमाल करता है, राष्ट्रपति इसको इस्तेमाल करता है। एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम। तो ऐसी शक्तियाँ वो खुद भी इस्तेमाल कर सकता है या फिर जो उसके सबॉर्डिनेट है, उसके जो नीचे हैं, तो उसके किसी ऐसे ऑफिसर के द्वारा भी क्या कर सकता है, वो ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। पर ये जो शक्तियों का इस्तेमाल करेगा वो क्या होगा, इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो संविधान में जो दे रखे होंगे प्रावधान, उनके अनुसार ये ऐसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, इसके अन्यथा नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 53 कहता है। इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है, द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स। तो जो डिफेंस फोर्स है, जो आपके एयर फोर्स हो गई, नेवी हो गई और जो आपका आर्म फोर्स हो गई, ठीक है, तो इनका जो सुप्रीम कमांडर है तो वो कौन है, सुप्रीम कमांडर है आपका राष्ट्रपति। तो जो भी इनको ऑर्डर देगा इनको, तो वो कौन देगा, वो आपका राष्ट्रपति जो इसको ऑर्डर देगा। एंड द एक्सरसाइज देयर ऑफ शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ। तो ये जो पावर है वो जो एक्सरसाइज की जाएंगी वो जो है विधि के अंतर्गत ही की जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 53 कहता है। और जो आपका क्लॉज 2 है यही बताता है क्या, मिलिट्री पावर बताता है। ये आपका मिलिट्री पावर बताता है राष्ट्रपति की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट देखते हैं कि इसमें जो आपके राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है और जो उसमें कैसे कैसे आपके इलेक्शंस उसमें होते हैं। तो आर्टिकल 54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये कहता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54 द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। तो एक यहाँ पे शब्द आता है क्या, इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है ये दो जो है सदस्यों से मिलकर बनता है। ठीक है, दो प्रकार के सदस्यों से। कौन कौन से, एक होता है आपका इलेक्टेड MLAs, ठीक है, और इलेक्टेड MPs। तो जो इलेक्टेड MLAs हो गए जो कि स्टेट से चुन के आते हैं वो, और MPs जो कि आपके सदन के आपके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, तो उनकी ये बात करता है ना। जैसे कि कुछ होते हैं इलेक्टेड और कुछ होते हैं उसमें नॉमिनेटेड। तो जो नॉमिनेटेड है हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो इलेक्ट होके आए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जो स्टेट में MLAs हैं जो इलेक्ट होकर आए हैं और जो है यूनियन में MPs चुनकर आए हैं, तो वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो वोट देते हैं। ठीक है, तो यही बताता है आपका आर्टिकल 54। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 55 बताता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि अब ये दोनों इलेक्टेड MPs एंड इलेक्टेड MLAs ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति के चयन कर रहे हैं। तो प्रोसीजर कैसे होगा, किस तरीके से वो उसका चयन करेंगे, तो वो बताता है आपका आर्टिकल 55। ये कहता है आर्टिकल 55 क्लॉज 1 देयर शैल बी यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट।
तो यहाँ पे एक बात हुई है यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन की। अब यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसको समझते हैं। सपोज एक एरिया है, ठीक है, और एक और एरिया है, दोनों बराबर ही हैं, ठीक है, एरिया वाइज दोनों के दोनों बराबर ही हैं। तो ये डिफरेंट स्टेट हैं, ये मान लो कि स्टेट ए हो गया, ये हो गया आपका स्टेट बी, दो राज्य हो गए। तो जो पहला एक स्टेट है तो वो क्या है, उसमें पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, कि मतलब इतने से एरिया में क्या हो रहा है, बहुत सारे यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे एरिया तो ज़्यादा है बट वहाँ पे लोग जो रह रहे हैं वो कम रह रहे हैं। सपोज इतने से एरिया में कुल इतने ही लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, और इस बी वाले में कम है। अब सपोज इतने से लोग मिलकर क्या करते हैं, एक व्यक्ति को चुनते हैं, है ना, और इसमें से भी क्या होता है, एक व्यक्ति को चुन के लाया जाता है। तो अब आप समझिए कि इतने सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, ये वाला व्यक्ति कर रहा है। और सिर्फ इतने से व्यक्तियों का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, वो ये वाला व्यक्ति कर रहा है। तो क्या दोनों की वोटिंग पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये व्यक्ति है इसकी वोटिंग पावर ज़्यादा होगी क्योंकि ये ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, और इसकी वोटिंग पावर थोड़ी सी कम होगी, क्यों, क्योंकि ये कम लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। तो यही होता है यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंगली क्या होता है, यहाँ पे इसका इलेक्शन होता है। तो ये कहता है आर्टिकल 55 क्लॉज 1 कहता है देयर शैल बी यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट। तो हर एक स्टेट का यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जिसकी पॉपुलेशन कम है दोनों का इक्वली रिप्रेजेंटेशन है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी पॉपुलेशन कम है उसका कम, और जिसकी बहुत ही कम है उसका सबसे कम रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उसमें होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इसका आर्टिकल 55 क्लॉज 2 का सब क्लॉज ये कहता है प्रोवाइडेड डेट एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा गया था, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली होता, शैल हैव एज मैनी वोट एज दे आर मल्टीपल्स ऑफ 1000 इन क्वेश्चन obtained by dividing population of the state by total number of elected member of the assembly। तो ये क्या कहता है, ये एक आपको फॉर्मूला देता है, ये पूरा फॉर्मूला ही बता रहा है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है ये वाला, कि हर एक एमएलए के पास कितने वोट होंगे, कि जिस स्टेट का वो एमएलए है ना उसकी टोटल पॉपुलेशन रख दो, उसके बटे में क्या रख दो, नंबर ऑफ एमएलएज, कि उस स्टेट में कितने एमएलए चुन के आए हैं, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दो 1/1000 से। तो उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो उसकी वैल्यू होगी उसके वोट की, ठीक है। अभी आगे हम क्या एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझेंगे आगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये फॉर्मूला बताता है आपका 55 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 55 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट if after taking said multiple of 1000 the remainder is not less than 500 then the vote of each member referred to in sub clause A shall further increase by 1। तो ये कहता है कि जब पूरी मल्टीप्लाई डिवाइडेशन करने के बाद एक्स वाई डिवाइड करा हमने, तो सब कुछ करने के बाद अगर हमारे पास जो बचता है, जो भी रिमाइंडर बचता है, अगर वो 500 से ज़्यादा है तो उसको हम क्या काउंट करेंगे, उसको हम 1 काउंट करेंगे, ठीक है। ये वाली बात ये बता रखा है कि अगर पॉपुलेशन ऑफ स्टेट को अगर हम नंबर ऑफ एमएलए से डिवाइड करने के बाद और मल्टीप्लाई 1/1000 तो जो रिमाइंडर बचा है वो आपका 500 से ऊपर है, ठीक है। तो क्या होगा, तब वो 1 काउंट होगा, और जो हर एक मेंबर का जो वोट होगा वो क्या होगा, 1 वोट से बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी समझेंगे इसको पूरी कैलकुलेशन वगैरह। एक बार देखते हैं आर्टिकल 55 क्लॉज 2 का सी क्लॉज से कहता है प्रोवाइडेड दैट ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एमपीज की वोट की बात हम कर रहे हैं। तो जो हमने पहले बात की थी वो हमने बात की थी एमएलएज की वोट की बात, अब हम बात करेंगे एमपीज की वोट की पावर क्या होगी। शैल हैव सच नंबर ऑफ वोट एज मे बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल नंबर ऑफ वोट असाइन्ड टू मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट under sub clause A and B
by total number of elected member of both house of parliament, fractions exceeding 1/2 of being counted as 1 and other fraction being disregarded। ठीक है, अब ये जो इसने पूरी कहानी कही है, ठीक है, इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। ये भी क्या कह रहा है, ये एक फॉर्मूला दे रहा है। ठीक है, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एमपीज़ के वोट की पावर क्या होगी, ये वाली बात। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें एक रिमाइंडर की बात की थी जो कि 500 वाली बात थी, वो इसमें बता रहा था। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एमएलएस को लेके इसने 2 क्लॉज में बात की है, क्लॉज ए और क्लॉज बी में जो है इसने बात की है। क्लॉज सी में क्या है, क्लॉज सी में इसने एमपीज़ के लिए ये दोनों बात एक ही क्लॉज में डाल दी। ठीक है, तो इसलिए लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या होश पहुँचा है, बट एक काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हमारा फॉर्मूला ये रहा। तो ये जो कहता है वो कहता है कि हर एक एमपीज़ के जो वोट होंगे तो उसकी पावर क्या होगी, तो इसको कैसे काउंट करेंगे, टोटल वोट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट। तो सारे ही राज्यों में जितने भी एमएलएस के वोट टोटल वोट्स आए हैं उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज़। तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज़ हैं तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो एक एमपी के वोट की वैल्यू होगी। ठीक है, क्या होगा, एक एमपी के वोट की वैल्यू क्या होगी, जो आपके एलएस के वोट हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे स्टेट के जो वोट हैं उसको हम क्या करेंगे, एमपीज़ के नंबर से डिवाइड कर देंगे। ये वोट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एमपीज़ के नंबर की बात करें। सपोज 20 एमपी चुन के आ रहे हैं, ठीक है, या फिर 20 क्या 200 चुन के आ रहे हैं, 300 चुन के आ रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली होगा। सॉरी, इतने तो होते नहीं है, 200 होते हैं। लोकसभा राज्यसभा के ऊपर नंबरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लोकसभा में कितने होते हैं मेंबर्स, उसमें होते हैं 250, और राज्यसभा में कितने होते हैं, उसमें होते हैं 550, जिसमें आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स भी उसमें होते हैं। ठीक है, अब इसको छुएंगे बाद में। तो ये आपका बताता है आपका फॉर्मूला 55 क्लोज 2 का सब क्लोज सी। ठीक है, अब जो हमने ये सब पढ़ा है इसको हम एक तरह से समझते हैं, एग्जाम्पल के इससे हेल्प से समझते हैं। तो हमने एग्जाम्पल में लिखते हैं बॉम्बे। सपोज बॉम्बे की पॉपुलेशन इतनी है 208,49,840। ठीक है, अब इसमें से जो इलेक्टेड एमएलएज हैं वो कितने, 208 हमारे एमएलए आ रहे हैं बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र से। तो अब इसको समझते हैं। ठीक है, तो क्या उसकी वो होंगे, हमने क्लॉज ए के अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मूला लगाया कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन अपॉन कितने एमएलएज हैं उसको 1/1000 से हमने कर दिया डिवाइड। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आता है 100.239, मतलब कि रिमाइंडर में हमारे पास क्या बच रहा है, 239 हमारे पास रिमाइंडर में बच रहा है। ठीक है, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 500 से छोटी है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो हर एक मेंबर की वोट की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। क्या होगी, वोट की वैल्यू होगी 100। अगर एनी हाउ अगर ये रिमाइंडर 500 से ज़्यादा होता, सपोज 539 होता है ना, तो इसको हम काउंट करते क्या 1, और हर एक एमपीज़ की जो एमएलए की जो वोट की वैल्यू होती है वो बन जाती 101। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये क्या है 500 से छोटा है, तो जो एमएलएज की जो वोट की पावर होगी वो होगी 100 अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। अब सी बात करता है, लेट्स टोटल वोट ऑफ एलए ऑफ ऑल स्टेट इज 474,940। तो सारे ही हमने जो वो थे स्टेट के जो टोटल वोट्स थे वो क्या वैल्यू आई हमारे पास 74,940 हमारे पास आई है। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज़ कितने थे, 750 हमारे टोटल एमपीज़ थे, है ना। तो हर एक एमपी की जो है वोट की वैल्यू क्या होगी, वो होगी ये फॉर्मूले में रख देंगे। क्या था फॉर्मूला हमारा, टोटल वोट्स ऑफ एलएज ऑफ ऑल स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपीज़। तो हमारे पास टोटल एमपीज़ क्या था 750 थे, तो उनकी वोट की वैल्यू क्या होगी कि टोटल वोट्स अपॉन एमपीज़। तो हमारे पास आया आंसर ये। ठीक है, तो हमारा जो क्वोशंट बच रहा है वो बच रहा है हमारा 23/25। तो 23/25, तो अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये क्या है, ये 1/2 से क्या है, ये ज़्यादा है ना। तो समझते हैं इसको, जो आपका 55 क्लोज 2 के बी में जो बात की गई थी ना, वो यहाँ पे बात की थी 500 को लेके। ठीक है, बात वही है, बट यहाँ पे इसने नंबर को लेके किया है, और सी क्लोज में क्या करा है इसने, फ्रैक्शन को लेके किया गया है 1/, ठीक है,
वन एंड अदर फ्रैक्शन बीन डिसरिगार्डेड, सॉरी 1/2 की बात यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन ले रहा है और यहाँ पे ले रहा है नंबर। बात एक ही है, क्योंकि 500/1000 जो लिया है इसने वो क्या बैठेगा, 1/2 ही बैठेगा। यहाँ पे इसने साफ साफ 1.5 दे रखा है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका रिमाइंडर आ रहा है अगर 500 के डिजिट से ऊपर आ रहा है तो तुम 1 काउंट कर लेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो हम उसको काउंट करेंगे नथिंग। ठीक है। अब जैसे इस केस में क्या होगा, जो हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या है, 1/2 से बड़ा है। ठीक है, ज़्यादा आ रहा है तो इसको हम काउंट करेंगे एज 1। तो जो इसका आंसर आ रहा था, जो इसके वोट बन रहे थे 99 बन रहे थे, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा 100 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। ठीक, एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इसको एक बार देख लें, अगर नहीं समझ आता तो एक बार इसको फिर से रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में आ जाएगा फिर आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है बट दिमाग मारना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 55 क्लॉज 3, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट shall be held in accordance with system of proportional representation by means of single transferable vote and voting at such election be by secret ballot। तो क्या होता है, यहाँ पे जो वोटिंग हो रही है वो क्या हो रही है, ये आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। हमने बात की थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा नहीं कि मतलब कि एक की जो है वैल्यू ज़्यादा हो रही है एक के वोट की और दूसरे की वोट की वैल्यू जो है बिल्कुल कम हो रही है। तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे रखा जाएगा और जो वोटिंग होगी वो जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब पेपर बैलेट के थ्रू होगी। यहाँ पे ईवीएम वगैरह नहीं चलती, यहाँ पे सीक्रेट बैलेट यहाँ पे चलता है। आप पर्ची डाल दी, यहाँ पे आपको कौन जहाँ जो वहाँ पे उम्मीदवार है राष्ट्रपति के, उनके नाम की आप पर्ची डाल दीजिए, तो जिसकी मेजोरिटी होगी वो आपका राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, दिस सिस्टम एंश्योर डेट सक्सेसफुल कैंडिडेट इन रिटर्न बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ वोट। तो वहाँ पे जो वो होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ वोट्स होते हैं वो आपका राष्ट्रपति बनता है। ठीक है, मतलब कि 1.5 से जो है ज़्यादा चाहिए, मतलब हाफ से ज़्यादा से वोट चाहिए होते हैं, मोर देन 50% उसे वोटिंग चाहिए होती है। ठीक है, इफ नॉट देन द वोट ऑफ मेंबर गेटिंग लीस्ट वोट शैल बी एलिमिनेटेड एंड सेकंड प्रेफरेंस वोट शैल रिकॉर्डेड इन हिज फेवर विल बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब ये वाली बात क्या है, अब इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास 4 क्या हो रहे हैं उम्मीदवार खड़े हैं ABCD। ठीक है, और यहाँ पे कहता है कि राष्ट्रपति वही बनेगा जिसके पास 50+ % वोट होंगे। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि अगर 4 लोग खड़े हैं 3 लोग खड़े हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है या फिर ज़रूरी नहीं है कि 50% ज़्यादा वोट किसी को एक बार में मिल जाए। सपोज़ इसको मिलते हैं 20, इसको मिलते हैं 30, इसको मिले हैं 40 और इसको मिले हैं 10% वोट मिले हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे देखा जाएगा क्या किसी के 50% से ऊपर वोट है, किसी के भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखा जाएगा इसमें सबसे कम वोट किसके हैं, सबसे कम वोट किसके हैं, सबसे कम वोट हैं D के, तो D को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो D के कुछ प्रेफरेंस भी होती होंगी कि पहले प्रेफरेंस पे इसने किसको खुद को वोट दिया, दूसरे पे किसको दिया, मतलब जो लोगों की जो वोटिंग होती है ना, तो जिसने D को वोट दिया होगा, सपोज XYZ ने किसको वोट दिया, D को वोट दिया। ठीक है, तो XYZ ने क्या करा था कि एक वहाँ पे प्रेफरेंस होते हैं कि पहले नंबर पे वोट मैं दे रहा हूँ D को, दूसरे नंबर पे दे रहा हूँ मैं A को और तीसरे नंबर पे मैं वोट दे रहा हूँ मैं C को। ठीक है, इस टाइप से हो सकता है। तो XYZ ने अलग अलग रखा होगा, तो किसी ने D को दिया होगा पहले प्रेफरेंस पे, बाकी ने ABC किसी को भी दिया होगा। सपोज जो 10% में से जो 3% थे, 5% थे, तो 5% किस पे गए, वो गए C के पास, 3% गए किसके पास, A के पास। ठीक है, या फिर 2% गए A के पास और जो है 3% गए B के पास। ठीक है, तो इसके वोट बढ़ गए, D के वोट किस में बढ़ गए, ABC में बढ़ गए। तो अब C के पास कितने वोट हैं, अब C के पास हो गए 45। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। अब इनके वोट चेंज हो जाते हैं, कितने हो गए, इसके हो गए 45, इसके हो गए 33 और इसके हो गए 22। क्या अब भी हमको 50% से ऊपर मिल रहे हैं वोट, नहीं मिल रहे हैं।
अब सबसे कम किसके वोट है? अब सबसे कम है ए के वोट। तो हम क्या करेंगे, अब ए को हम एलिमिनेट कर देंगे, अब ए को हम हटा देंगे। तो ए के जो 22 वोट्स हैं वो किस में बढ़ जाएंगे? अब वो बढ़ जाएंगे बी और सी में। इनकी सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे। सपोज इसमें से आधे लोगों ने क्या कर रखा था? बी को कर रखा था सेकंड प्रेफरेंस पे, ठीक है। और थर्ड प्रेफरेंस पे क्या कर रखा था? उसने सी को कर रखा था। तो सपोज 11 लोगों ने दिया बी को और 11 लोगों ने दिया सी को। तो बी के पास कितने हो गए? बी के पास हो गए 44 और सी के पास हो गए आपके 56। तो अब सी के पास मेजॉरिटी वोट्स आ गए ना, तो सी जो है आपका बन जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर है? तो मतलब ऐसी होता है कि वोट बांट दिए जाते हैं, तो जिसका सबसे कम वोट होता है, वोट वैल्यू होती है, मतलब वोट नंबरिंग होती है, उसको हटा दिया जाता है। तो उन वोटर्स की सेकंड प्रेफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड प्रेफरेंस देखी तो कुछ ने ए को देखा था, कुछ ने बी को, कुछ ने सी को, ठीक है। फिर उसमें से भी हमारे पास नहीं निकल कर आता है, तो फिर जो सबसे कम वाला होता है उसको हटा देते हैं। तो उसके वोटर्स की फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से प्रेफरेंस देखते हैं। फिर उस हिसाब से जो है क्या होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव जो आपके वो होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो कम होते जाते हैं। तो जब ये कब तक चलता है? जब तक कि 50+ % जो है किसी एक के पास ना जाए। तो जैसे ही 50+ % होंगे किसी के पास, तो वो आपका बन जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 56 कहता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो ये कहता है द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 years। तो वो 5 साल तक क्या अपने ऑफिस में बैठ सकता है। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो किस डेट से? जब वो अपने ऑफिस में एंटर होता है, ठीक है, जब वो ऑफिशियली अपनी पोस्ट पर बैठता है, तब से 5 साल तक वो जो है अपने पोस्ट पर बना रह सकता है, ठीक है। ये आपको आर्टिकल 56 बताता है। अब प्रोवाइड कहता है कि द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है? वो वाइस प्रेसिडेंट को जो रिजाइन दे सकता है, इस्तीफा दे सकता है कि मैं जो हूं अब अपने पद से हट रहा हूं, इस्तीफा दे रहा हूं, ठीक है। या फिर प्रेसिडेंट में फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस और बाय इम्पीचमेंट इन मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 61। अगर राष्ट्रपति ने क्या कर रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया या फिर संविधान का क्या किया? उल्लंघन किया, तो क्या होता है? उसके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है, जो कि आपका आर्टिकल 61 बताता है कि कैसे उसका इम्पीचमेंट होता है। इम्पीचमेंट को कहते हैं महाभियोग। महाभियोग क्या कहते हैं उसको? हम इम्पीचमेंट को कहते हैं। ये क्या है? ये एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, ठीक है। ये बात, और ये प्रोसीजर कहाँ बता रखा है? ये आपका आर्टिकल 61 में आपका ये बता रखा है। अब क्लॉज 3 कहता है द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी स्टैंडिंग एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो हमने देखा कि जो उसका कार्यकाल होता है, आर्टिकल 56 क्लॉज 1 में देखा, वो कितने साल का होता है? वो 5 साल का होता है। कहाँ से, कब से होता है? जब वो अपनी पोस्ट पर बैठता है, ठीक है। तो 5 साल हो गए, ठीक है, तब उसको हटना पड़ेगा। बट अगर उसका सक्सेसर नहीं आया, मतलब कि उसके बाद का जो राष्ट्रपति चुन के आना था वो अभी तक नहीं चुना गया है, या फिर अभी तक उसने अपनी पोस्ट नहीं ग्रहण की है, तो जब तक वो अपनी पोस्ट पे ना आ जाए, वो तब तक राष्ट्रपति अपनी पोस्ट पे बना रह सकता है, ठीक है। सपोज 5 साल हो गए, अभी राष्ट्रपति का चयन नहीं हुआ। राष्ट्रपति का चयन होता है उसके 1 महीने बाद तक, या फिर 2 महीने, 3 महीने, या फिर 6 महीने बाद होता है। तो तब तक भी वो जो है होल्ड करके रख सकता है। एक और बताता है आपका प्रोवाइड का जस्ट क्लॉज सी बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लॉज 2 कहता है एनी रेजिग्नेशन एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज ए ऑफ द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 1 शैल फॉरथविथ कम्युनिकेटेड बाय हिम टू द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। अब देखिए, हमने देखा कि राष्ट्रपति क्या करता है, वो वाइस प्रेसिडेंट को क्या कर सकता है? अपना इस्तीफा दे सकता है। तो जैसे ही वो इस्तीफा देता है वाइस प्रेसिडेंट को, तो वाइस प्रेसिडेंट को ये बात किसको बतानी पड़ेगी? ये बात उसको बतानी पड़ेगी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, उसको ये वाली बात बतानी पड़ेगी एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, कि जो दोबारा से री इलेक्शन होते हैं, क्या वो उसमें फिर से चुनने के लिए आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। हु होल्ड्स और हेल्ड शैल बी एलिजिबल
नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं हम, सिंपल एग्जांपल समझते हैं, अमेरिका की हम बात करते हैं। तो अमेरिका में जो है उसका रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। ठीक है, अगर 2 बार राष्ट्रपति बन चुका है उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल नहीं होगा। जैसे कि आपके बराक ओबामा थे, तो वो 2 बार क्या हो गए, वो चुन लिए गए थे। तो अब वो चुन लिए गए, अब वो फिर से इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, जैसे आपके डोनाल्ड ट्रंप हो गए, ठीक है, वो दूसरी बार उनका कार्यकाल चल रहा है, तो जैसे ही ख़त्म हो जाएगा फिर ये उसके बाद राष्ट्रपति के लिए जो है उम्मीदवार नहीं रहेंगे। बट भारत में ऐसा नहीं है, आप या तो आप प्रेसिडेंट हो या फिर रह चुके हो, तो आप फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए जो है आप जो है उसमें नामांकन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जितना आपका मर्जी चाहे आप उतनी बार राष्ट्रपति बनिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। तो नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अनलेस ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो पहली कंडीशन क्या है, वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ठीक है, दूसरा उसकी उम्र होनी चाहिए 35 साल। तीसरा मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। या तीसरा कहता है उसमें कि वो लोकसभा के मेंबर के लिए एलिजिबल होना चाहिए। देखो, एलिजिबल होना चाहिए, वो चुना गया है या नहीं गया है वो अलग बात है, बट वो एलिजिबल होना चाहिए, उसके लिए सक्षम होना चाहिए लोकसभा स्पीकर के लिए, सॉरी लोकसभा के मेंबर के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। मतलब 25 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए और वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, और नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंतर्गत कोई लाभ का पद उसने ना चुन रखा हो। ठीक है, तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए वो उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 59 ये बात करता है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में बैठा है तो उसकी कंडीशंस क्या क्या होंगी। ही कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट। तो वो जो है किसी भी हाउस का, मतलब पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का या फिर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का वो मेंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी मैंने बात की थी पीछे कि वो जो है क्वालिफाइड होना चाहिए इलेक्शन ऑफ लोकसभा के लिए, तो वो क्वालिफाइड होना चाहिए। अब वो मेंबर है या फिर नहीं है वो अलग बात है। अगर इन केस वो मेंबर है तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो है किसी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता। अगर है तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इफ ही शैल डीम टू हैव वैकेंट सीट। ठीक है, वही वाली बात आ गई। क्लॉज 2 कहता है द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और राष्ट्रपति को कोई दूसरा लाभ का पद नहीं जिसको चुनना है, ठीक है, वो धारण नहीं कर सकता। ये उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, कंडीशन उसके ऑफिस की। अगर आप ये सब चीज़ें त्याग सकते हो तो आप राष्ट्रपति बन सकते हो, अदरवाइज आप राष्ट्रपति बनने के लिए मतलब चयनित नहीं हो सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्लॉज कहता है द प्रेसिडेंट शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट to use his office resident and shall also be entitled to such remuneration, allowance, privileges as may be deemed by determined by the parliament by law and until provision in that behalf is so made and specified in second schedule। तो प्रेसिडेंट को क्या होगा, सारे पेमेंट उसको देने की जरूरत नहीं है। जो उसका एक रेसिडेंट मिलेगा, उसको जो व्हीकल्स वगैरह जो अलाउंस मिलेंगे तो वो सब उसको जो है क्या मिलेगा, उसको ये सब की छूट मिलेगी, उसको इन सब चीज़ों के प्रिविलेजेस विशेषाधिकार उसको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लॉज 3 बताता है। 4 कहता है द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ प्रेसिडेंट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो जो उसकी सैलरी है या फिर जो भी उसको अलाउंस दे रहे हैं तो जब तक वो अपने पद पर है उसको कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर पद बदल रहे हैं, सपोज एक प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट ए, तो उसकी सैलरी वगैरह फिर अलाउंस थे वो सपोज क्या थे, XYZ रुपीज़ थे। सपोज इसको मान लेते हैं हम 5 लाख थे। ठीक है, 5 लाख रुपीज़ है। तो अब उसको कम नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ टाइम, कि जब तक वो अपने कार्यकाल में बैठा हुआ है तो वो 5 लाख से कम नहीं होंगे। अब क्या हो गया, ये हट गया है, अब आएगा B। तो इस दौरान वो क्या कर सकता है, उसको कम कर सकता है, 3 कर सकता है। ठीक है, बट अगर B 3 पे अपॉइंट हो गया है, 3 लाख पर अपॉइंट हो गया है, ठीक है, उसको सैलरी मिल रही है 3 लाख, ऑफिस को जो भी अलाउंसेस या फिर जो भी उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो अब उसके कार्यकाल तक क्या होगा, वो उसको कम नहीं करेंगे। ठीक है,
तो वो क्या हो सकता है, वो बढ़ सकता है पर वो कम नहीं हो सकता ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस। अब जब ये बदल जाएगा तब कर सकते हैं, बट उसके कार्यकाल के दौरान नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 60 बात करता है ओथ। तो जब राष्ट्रपति अपने पद पे बैठता है तो उससे पहले शपथ लेता है। राष्ट्रपति नहीं, कोई भी आपका मंत्री हो, जब भी वो अपनी पद को धारण करता है तो वो शपथ लेता है। ठीक है, तो शपथ कहाँ बता रखी है राष्ट्रपति की, वो बता रखी है आपके आर्टिकल 60 में बता रखी है कि इन प्रेजेंस ऑफ CGI। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, वो शपथ दिलाता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और या फिर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ पर उस टाइम पे उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वो क्या करेगा, वो राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाएगा। ठीक है, ये बात कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, देखिए लैंग्वेज ऑफ ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के जो ओथ की जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो वो कहाँ दे रखी है, वो आपके आर्टिकल 60 में दे रखी है। और जो अन्य पद है, तो जैसे PM हो गए या फिर और कोई से भी मंत्री हो गया, तो उसकी जो शपथ की जो लैंग्वेज है वो कहाँ दे रखी है, वो आपके 30 शेड्यूल या फिर अनुसूची में दे रखा है। ठीक है, बट राष्ट्रपति की कहाँ दे रखी है, आर्टिकल 60 में दे रखी है। तो ये उसकी लैंग्वेज है। ठीक है, पूछी नहीं जाती है, आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 61, प्रोसेस फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हमने महाभियोग की बात की थी हमने। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, इम्पीचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है, ठीक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है, तो उसका इम्पीचमेंट कैसे होगा, वो आपका आर्टिकल 61 बताता है। तो प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस आधार पे उसको हटाया जा सकता है, अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया है तो तभी उसको हटाया जा सकता है, अन्यथा उसको नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या, अगर संविधान का उल्लंघन किया है तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, द चार्ज में बी इनिशिएटेड आइदर हाउसेस। तो जैसे हमने बिल का देखा था कि ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में आ सकता है, ऐसे ही जो राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट है वो कहाँ पे शुरू हो सकता है, वो किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है। लोकसभा में भी शुरू हो सकता है या फिर राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो सच charge shall be preferred unless the proposal to prefer such charge is contained in resolution and moved after 40 days advance notice, ठीक है, in writing signed by more than 1/4 of the total member of the house। ठीक है, अब सपोज ये लोकसभा या फिर राज्यसभा कोई भी है, ठीक है, सपोज ये लोकसभा राज्यसभा कोई भी है। ठीक है, तो आपको जो ऐसा अब महाभियोग गया फिर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स हैं वो एकदम से नहीं हो सकती। क्या होगा, पहली कंडीशन क्या है भैया, 14 डेज का पहले आप नोटिस दोगे राइटिंग में। ठीक है, और इसको शुरू करने के लिए जिस हाउस में ऐसी प्रोसीडिंग शुरू हो रही है तो उसका 1/4 से ज़्यादा 1/4 कम से कम 1/4 लोगों ने जो है ऐसे रिजोल्यूशन पे साइन कर रखे हो या फिर उसमें स्वीकृति कर रखी हो, मतलब इतने लोग एटलीस्ट कह रहे हो 1/4 मतलब 25% या फिर उससे ऊपर जो मेंबर्स हैं उस हाउस के वो कह रहे हो कि हमको राष्ट्रपति को हटाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन मीट हो रही हैं और उसके बाद नोटिस दिया जाएगा, फिर 14 दिन के बाद जो है ऐसी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। तो इन कंडीशंस के साथ जो क्या होता है, आपका राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू होती है। और जब ऐसी प्रोसीडिंग शुरू होती है तो मस्ट बी पास बाय मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर। तो ये 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर के द्वारा, जो जितने भी सदस्य थे उनके 2/3 मेंबर के जो द्वारा पास होना चाहिए। जब ये पास हो जाता है तो वो जो है दूसरे हाउस के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ठीक है, और इफ पास बाय मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस बाय विच चार्ज इन्वेस्टिगेटेड इट शैल हैव बीन इफेक्ट ऑफ रिमूविंग ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो एक बार इसको शॉर्ट में समझते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं कि ये क्या हो गया हमारा, कोई भी हाउस हो गया, लोकसभा या फिर राज्यसभा कोई भी हो गया, तो इसके 1/4 जो इसके मेंबर हैं, मतलब कि 25% लोग जो हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भैया राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को रिमूव करो। ठीक है, अब ये बात जाएगी
किसको दी जाएगी, राष्ट्रपति को दी जाएगी, और 14 डेज का हम वेट करेंगे। ठीक है, 14 डेज के बाद उनकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर उस प्रोसीडिंग्स में 2/3 मतलब 66.666% से ज़्यादा अगर मेंबर्स ने वोट कर दिया, क्या वोट कर दिया कि राष्ट्रपति को हटा दो, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा जो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा उस हाउस से, फिर वो किसके पास जाएगा, दूसरे हाउस के पास जाएगा। फिर उसके लिए भी यही प्रोसीजर रहेगा कि कम से कम 66.66% जो है उसमें जो है सहमति दर्ज कराए। तो अगर वहाँ से भी पास हो गया 2/3 मेजोरिटी के साथ, तो फिर क्या होगा, राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिया जाएगा, या फिर हटा हुआ माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 62 कहते हैं टाइम्स ऑफ होल्डिंग ऑफ इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, अब इसकी बात हम करते हैं। अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली रह जाता है तो उसकी वैकेंसी कब कितनी देर में भरी जानी चाहिए, वो वाली बात करता है। तो इलेक्शन मस्ट बी कम्प्लीटेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। तो हमें पता है राष्ट्रपति का जो टर्म वो 5 साल होता है, तो 5 साल खत्म होने से पहले पहले जो है दूसरे राष्ट्रपति की जो है इलेक्शन जो है उसके करवा देने चाहिए, ताकि जैसे उसका कार्यकाल खत्म हो अगले ही दिन से दूसरा राष्ट्रपति उसका कार्यकाल संभाल ले। ठीक है, दूसरा कहता है वैकेंसी बाय रीजन ऑफ डेथ, रिजाइन, रिमूवल, या फिर 5 साल पूरे नहीं हुए, 5 साल से पहले क्या हो गया, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या फिर वो अपना इस्तीफा दे देता है, या फिर उसको हटा दिया जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू। तो उस केस में क्या होता है, सपोज ये 5 साल का था, अभी 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 साल के राष्ट्रपति का कार्यकाल था। सपोज अभी 3 साल ही हुए थे, ठीक है, क्या हुआ उसके बाद, राष्ट्रपति या तो उसकी मृत्यु हो गई है, या फिर उसने अपना इस्तीफा दे दिया, या फिर उसका महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूवल हो चुका है, तो अभी 2 साल तो बचे हैं ना उसका कार्यकाल पूरा होने में। तो अब क्या होगा, तो इलेक्शन एज सुन एज पॉसिबल विद इन 6 मंथ, तुम्हारा 6 महीने के अंदर अंदर दूसरे राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन हो जाने चाहिए। फिर वो जो राष्ट्रपति बैठेगा, सपोज वो 30 साल खत्म होने के बाद यहाँ पर बैठा है, इस डेट को बैठा वो दूसरा राष्ट्रपति, तो क्या वो सिर्फ 2 साल के लिए ही वो अपना कार्यकाल चलाएगा? ठीक है, तो ये कहता है कि वो अपना जो है 5 साल तक चलाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके 2 साल ही बचे तो वो 2 साल में इलेक्ट हुआ तो सिर्फ 2 साल ही वो जो है अपने कार्यकाल में बैठा रहेगा। तो इससे आगे जो 3 साल होंगे तो ये वहाँ तक जो है अपना कार्यकाल चलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिकल 361 प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड राज प्रमुख। तो हमने देखा था पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, आर्टिकल 105 बात करता था। ठीक है, वो किसको दे रहा था, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को क्या कर रहा था, वो प्रोटेक्शन दे रहा था, प्रिविलेजेस दे रहा था, जिसमें क्या थे, उसमें एमपीज वगैरह उसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स थे। बट पार्लियामेंट में तो राष्ट्रपति भी काउंट होता है, बट वहाँ पे वो जो आपके प्रिविलेजेस थे वो राष्ट्रपति तक एक्सटेंड नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उसको जो प्रिविलेजेस मिले हुए वो आपका आर्टिकल 361 में मिले हुए हैं, 105 में नहीं है, इसको 361 में मिले हुए हैं। तो क्या कहता है, शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्ट डन इन एक्सरसाइज ऑफ दीज पावर एंड ड्यूटीज। तो राष्ट्रपति किसी भी कोर्ट को जवाबदेही नहीं है। उसने कह दिया है कि कल से युद्ध छेड़ दिया जाए तो युद्ध हो जाएगा। अब कोर्ट ये नहीं पूछेगी तुमने जो युद्ध का जो घोषणा की है तो उसकी जवाबदेही दो, तुमने क्यों करा ऐसा, ये है वो है। तो कोई भी कोर्ट में वो आंसरेबल नहीं है। मैंने कर दिया, मेरे पास पावर थी, तो मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड द कंडक्ट ऑफ प्रेसिडेंट मे बी ब्रॉट अंडर रिव्यू बाय एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर आर्टिकल 61। तो देखो वो किसी भी कोर्ट को क्वेश्चनेबल आंसरेबल तो है नहीं। ठीक है, उसने जो कर दिया, अब वो जवाबदेही नहीं है। ठीक है, बट जो कोर्ट है वो उसको रिव्यू कर सकती है कि जो राष्ट्रपति ने जो कार्य किया है क्या वो ठीक किया है, क्या उसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं दिया। ठीक है, किस पर्पज़ के लिए, आर्टिकल 61 के पर्पज़ के लिए वो ऐसा कर सकती है। ठीक है, कोर्ट भी कर सकती है, कोई ट्रिब्यूनल भी कर सकता है, या फिर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कर सकता है फॉर इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से, जो कि जिसके लिए क्या हो रहा है, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सके। ठीक है, और नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम। तो दूसरा व्यवस्था कहता है कि राष्ट्रपति के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी नहीं होगी।
अगर आपको याद हो कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज थे वो सिर्फ और सिर्फ सिविल लाइबिलिटी से बचाया था, क्रिमिनल लाइबिलिटी से नहीं बचाया था। यहाँ पे राष्ट्रपति को क्रिमिनल प्रोसीडिंग से भी इसको बचाव दे रखा है। ठीक है, आगे कहता है नो प्रोसेस ऑफ अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट शैल बी इशूड। तो ना ही उसका अरेस्ट होगा, ना ही जो है उसको जेल दी जाएगी। ठीक है, बट वहाँ पे क्या था कि अगर किसी मेंबर, जो अगर हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पर किसी मेंबर को अरेस्ट किया जाता है या फिर उसको डिटेन किया जाता है तो उसकी सूचना जल्द से जल्द हाउस को दी जाएगी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो उसको अरेस्ट भी नहीं कर सकते, ना ही उसको इम्प्रिजनमेंट में उसको दे सकते हैं। अब फोर्थ क्या कहता है, नो सिविल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अनटिल अ नोटिस इन राइटिंग हैज बीन गिवन। ठीक है, अगर सिविल प्रोसीडिंग्स किसी को राष्ट्रपति के अगेंस्ट रखनी है, शुरू करनी है, तो वो कब कर सकता है, जब वो इन कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, उसके बाद ही वो सिविल प्रोसीडिंग्स जो है वो चला सकता है। क्या वो कंडीशंस है, वो है कि एक तो वो राइटिंग में नोटिस देगा, ठीक है, लिखित में नोटिस देगा और 2 महीने तक वेट करेगा। ठीक है, उसके बाद नोटिस स्टेट क्या करेगा, तो जो नोटिस दे रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो नेचर ऑफ प्रोसीडिंग बताएगा वो कि वो सिविल नेचर का है, उसमें प्रॉपर्टी मैटर है, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर है, ये सब इसमें बताएगा। कॉज ऑफ एक्शन, तो क्या कारण है कि वो ऐसी प्रोसीडिंग शुरू करना चाह रहा है, कि किस पॉइंट पे लग रहा है कि जो लॉ का वायलेशन हुआ है और वो जो उसके अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहा है। तो कॉज ऑफ एक्शन, कि एक्शन लाने का, प्रोसीडिंग लाने का कॉज क्या था, कारण क्या था, वो उसको बताएगा। ठीक है, अपना नेम और एड्रेस बताएगा और क्या वो चाहता है उस प्रोसीडिंग में वो बताएगा। तो ये सब चीज़ें वो बताएगा, तो उसके बाद ही क्या हो सकती है, उसमें सिविल प्रोसीडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 361 की प्रोटेक्शन थी। अब फटाफट देखते हैं पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट, तो राष्ट्रपति क्या है, वो आपका राज्य का सेरेमोनियल स्टेट है या फिर औपचारिक प्रमुख है। ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, और जो आपकी कार्यपालिका है उसका जो है संवैधानिक जो उसका अध्यक्ष कौन है वहाँ पे, वो आपका है राष्ट्रपति। होल्ड सेवरल पावर्स, दिस पावर कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो उसके पास, राष्ट्रपति के पास कई सारी शक्तियाँ हैं। अब वो शक्तियाँ देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर, हमने देखा था आर्टिकल 53 क्लॉज 1 में कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किस में निहित होती है, वो आपके राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 77 क्लॉज 1 प्रोवाइड्स दैट ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्शंस होते हैं, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट साइन होता है, MOUs वगैरह होते हैं, तो ये सब किसके नाम पर होते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री के नाम पर होते हैं, नहीं, वो किसके नाम पर होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ठीक है, ऑल्सो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट हैव पावर टू अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ हाई कोर्ट। तो अगर संविधान में देखें तो उसके पास क्या शक्ति होती है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट कर सकता है, वो हाई कोर्ट के भी जज अपॉइंट कर सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकता है। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है वो जैसे मानिए आप भारत का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये समझिए आप जो एडवोकेट होता है, जो सबसे ऊपर पोस्ट होती है एडवोकेट की, तो वो होता है। ठीक है, अटॉर्नी, ठीक है, ये होता है। गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट कर सकता है या फिर अदर कमिश्नर, वो आपका राष्ट्रपति अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, ये सब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर है किसकी, राष्ट्रपति की है। मिलिट्री पावर हमें पता है कि जो मिलिट्री फोर्स, जो आपका डिफेंस फोर्स का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होता है, वो आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, जो आपका सुप्रीम कमांडर किसका, डिफेंस फोर्स का, वो आपका, वो शक्तियाँ किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में होती हैं, वो आपका राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर होती है कि कोई भी लॉ बनाने की जो शक्ति होती है उसकी बात हम करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पॉजेसिव एक्सटेंसिव लेजिस्लेटिव पावर। अंडर आर्टिकल 85 ही हैज़ पावर टू समन प्रोरोगेट आइदर हाउस ऑफ द पावर। तो आर्टिकल 85 में क्या था, वहाँ पे उसको ज्वाइंट सेशन बुलाने का क्या थी, शक्तियाँ थी। एंड ही कैन डिजोल्व लोकसभा, और वो लोकसभा को भी डिजोल्व कर सकता है। ठीक है, उसका विखंडन कर सकता है। द प्रेसिडेंट इज बाउंड
टू समन पार्लियामेंट विद इन 6 months फ्रॉम द लास्ट सिटिंग ऑफ द फॉर्मर सेशन। तो जो अगर प्रीवियस सिटिंग से अगर 6 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसकी ज्वाइंट सिटिंग वहाँ पर उस पर बिठा सकता है। ठीक है, मतलब ज्वाइंट सेशन वहाँ पर बिठा सकता है। अंडर आर्टिकल 108 अगर कोई भी बिल को लेके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि लोकसभा राज्यसभा में क्या है क्लैश हो रहा है और बिल पास नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग बिठा सकता है कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, ज्वाइंट 85 में क्या कर रहा था, 85 में ज्वाइंट सेशन हो रहा था। ठीक है, मतलब वो आके बैठो और ऐसी जो है मीटिंग वगैरह होती थी उसमें। बट जो आपका 108 है वो आपका क्या बात करता है, ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिल को लेके बात होती है कि कोई बिल पास हुआ है, लोकसभा राज्यसभा में क्या हो रहा है, बीच में क्लैश हो रहा है कि एक हाउस मान रहा है एक हाउस नहीं मान रहा है, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग होती है। तो ज्वाइंट सेशन जो है औपचारिक तौर पर होता है। जो ज्वाइंट सिटिंग होती है वो कब होता है, जब बिल का मैटर इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वहाँ पे उनकी स्वीकृति नहीं बननी होती है एक समान, तो उस केस में ज्वाइंट सिटिंग वहाँ पे होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 111 every bill passed by both house of parliament is sent to the president for his assent। तो अनुच्छेद 111 में क्या होता है कि कोई भी बिल पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा तो वो साइन करने के लिए किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। तो जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तभी वो क्या बिल होता है, वो आपका लॉ बन पाता है। ठीक है, तो वो अपना असेंट दे सकता है, अपनी स्वीकृति दे सकता है, या फिर वो अपनी वीटो पावर यूज़ कर सकता है, बिल को रोक सकता है। ठीक है, अगर मनी बिल नहीं है तो उस केस में। ठीक है, और अंडर आर्टिकल 3 अ बिल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ न्यू स्टेट और अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कि जब तक प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं होगी तो किसी भी स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं उसको बढ़ाना या कम करना वो मुमकिन नहीं होगा। वो कब होगा, मुमकिन होगा जब राष्ट्रपति उस पर रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, अंडर आर्टिकल 3 ही इज एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 80 टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, इसमें कि राज्यसभा में जो है इसके पास शक्ति होता है कि 12 मेंबर्स वो अपनी तरफ से चुन सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। वो जो 12 मेंबर्स होते हैं वो कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं होते, वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। वो उनकी स्किल्स के ऊपर होता है, उनके पास स्पेशल स्किल्स होती हैं, जैसे कि आपका लिटरेचर को लेके, एजुकेशन को लेके, या फिर जो भी ऐसी स्किल्स जो कि वो डिटरमाइन करें उस टाइप की। ठीक है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इस टाइप की इनके पास क्या होती हैं, स्किल्स होती हैं। अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। क्या हो रहा है, ये पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट के भी कुछ सेशन होते हैं कि ऐसे नहीं कि रोज रोज बैठते हैं, उनके कुछ सेशन होते हैं जिसमें पार्लियामेंट सिटिंग अपनी रखती है, लोकसभा राज्यसभा के मंत्री जो है बैठते हैं। ठीक है, सपोज कोई सा काल ऐसा चल रहा है कि ना तो लोकसभा सेशन में है ना ही राज्यसभा सेशन में है, बट सिचुएशन ऐसी बनी है कि अर्जेंट कोई लॉ निकालने की हमारे पास जरूरत है। तो उस केस में क्या है, राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो अपने अध्यादेश की शक्ति का क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राष्ट्रपति एक घोषणा पत्र देता है, ऑर्डिनेंस निकालता है, जिसमें कहता है कि ये लागू हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे कानून लागू हो जाएंगे। भले ही वो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होते, वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए रहते हैं। ठीक है, एक समय के बाद वो क्या होते हैं, ऐसे कानून ख़त्म हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, ऑर्डिनेंस होता है। ऑर्डिनेंस का भी यूज़ होता है जब आपके पार्लियामेंट में कोई सा भी सत्र, क्या है आपका कोई भी हाउस सत्र में ना हो, कोई सेशन में ना हो। ठीक है, उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति दी कि आप जो है ऐसी सिचुएशन में टेम्परेरी लॉ बना सकते हो। ठीक है, जब संसद अपने जो है सेशन में बैठेगा, जब भी पार्लियामेंट अपने सेशन में बैठेगा, फिर वो जो ऑर्डिनेंस होगा वो जब पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, फिर उस पर डिस्कशन होगा कि वो लॉ बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब आर्टिकल 123 क्या कहता है आपका, ये बात करता है इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन। ठीक है, कि जब दोनों हाउस अगर सेशन में है तो तब की बात नहीं कर रहे हैं, या तो कोई एक हाउस ही सेशन में है, एक हाउस सेशन में नहीं है, या फिर दोनों ही सेशन में नहीं है, तब की बात हो रही है। द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट विच रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम
टू टेक इमीडिएट एक्शन ही मे प्रोमulgate सच ऑर्डिनेंस एज द सर्कमस्टेंसेस अपीयर टू हिम रिक्वायर्ड। तो अगर स्थिति ऐसी लग रही है कि कोई भी जो है लॉ यहाँ पे ऐसा पास होना चाहिए, तो उस केस में क्या कर सकता है, वो जो है ऑर्डिनेंस को पारित कर सकता है। ठीक है, अध्यादेश पारित कर सकता है। ये आपका क्लॉज 1 कहता है। ठीक है, क्लॉज 2 कहता है ऑर्डिनेंस प्रोमulgate अंडर दिस आर्टिकल शैल हैव सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जो यहाँ पे ऑर्डिनेंस निकाला गया है उसका प्रभाव क्या होगा, ऐसा ही प्रभाव होगा जैसे कि संसद ने कोई आपका अधिनियम निकाला हो, तो विधि के समान ही उसका भी प्रभाव होगा। ठीक है, उसका इम्पैक्ट कैसा होगा, एज अ लॉ ही होगा। ठीक है, बट एवरी सच ऑर्डिनेंस शैल बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक। तो ये ऐसा जो ऑर्डिनेंस होता है वो 6 हफ्तों के लिए क्या होता है, वो लागू रहता है। 6 हफ्तों के अंदर क्या होता है, उसको जो है जो पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं उसके सामने उसको रखना पड़ता है। अगर 6 महीने के बाद, 6 हफ्तों के बाद क्या होता है, वो जो है अध्यादेश खत्म हो जाता है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। ठीक है, और इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड रिजोल्यूशन डिसॉल्विंग इट आर पास बाय बोथ द हाउस अपॉन पासिंग ऑफ सेकंड ऑफ दोज रिजोल्यूशन। ठीक है, तो ये कहता है कि शैल बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के जो है सामने इसको रखेगा, एंड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक। तो 6 हफ्ते के बाद क्या होगा, वो ऐसा लागू होने से बंद हो जाएगा वो। ठीक है, फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट। तो कब से हो जाएगा, जब पार्लियामेंट फिर से रीअसेंबल होगी, है ना। और इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट आर पास्ड बाय द बोथ हाउस, या फिर 6 महीने पास होने से पहले क्या हो गया, पार्लियामेंट ने एक रिजोल्यूशन निकाल दिया कि इस अध्यादेश को खत्म कर दो, ऑर्डिनेंस को खत्म कर दो, तो तब क्या होगा, वो ऐसा अध्यादेश खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपॉन द पासिंग ऑफ द सेकंड ऑफ दोज रिजोल्यूशन। ठीक है, मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसका सेकंड क्लॉज कहता है यहाँ पे, सेकंड क्लॉज का सब क्लॉज बी कहता है यहाँ पे कि राष्ट्रपति चाहे तो खुद भी अपना अध्यादेश वापस ले सकता है। ठीक है, वेयर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर समन टू रीअसेंबल ऑन डिफरेंट डेट द पीरियड ऑफ 6 वीक शैल रेकन फ्रॉम द लेटर ऑफ दोज डेट फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज जो आपका लोकसभा राज्यसभा एक साथ सेशन में आके कुछ गैप के बाद हुई, कि लोकसभा अब आया और राज्यसभा 2-3 महीने बाद जाके सेशन में आया, तो जब दूसरी वाला जो हाउस है वो सेशन में बैठा तो उसके 6 हफ्ते के बाद तक वो जो है प्रभाव में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डिनेंस रहता है। समझते फिर से, सपोज लोकसभा राज्यसभा इनमें से कोई भी सेशन में नहीं है, या फिर सिर्फ लोकसभा है या फिर सिर्फ राज्यसभा है। ठीक है, तो उस केस में करता है जो आपका राष्ट्रपति क्या होता है, वो क्या करता है, वो ऑर्डिनेंस जारी करता है। वो ऑर्डिनेंस जो जारी होता है वो कब तक होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा जो अपने सत्र में बैठते हैं उसके 6 वीक्स तक जो है वो कहता है वो लागू रहता है। ठीक है, या फिर अगर वो लोकसभा राज्यसभा बैठ गई है, या तो लोकसभा राज्यसभा ने पहले ही उसको ख़त्म कर दिया है कि इस ऑर्डिनेंस को ख़त्म कर दो, या फिर राष्ट्रपति ने पहले ही उसे वापस ले लिया है, तो उस केस में वो पहले भी ख़त्म हो सकता है। अदरवाइज अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आई है तो वो 6 हफ्तों तक क्या होता है, वहाँ पे वैलिड रहता है। ठीक है, ये सब बात कहता है आपका आर्टिकल 123। ठीक है, अब इसकी जुडिशियल पावर देखते हैं। तो अंडर आर्टिकल 72 द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू ग्रांट पार्डन। तो जो क्षमा करने की शक्ति होती है, सपोज किसी कैदी को मौत की सज़ा मिली है, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट मिला है, तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में उसको क्षमा करने की जो शक्ति होती है किसके पास होती है, वो होती है आपके राष्ट्रपति के पास। ठीक है, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, या फिर पनिशमेंट को कम करना हो या फिर उसको बदलना हो, तो ये सारी शक्तियाँ किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है, बाय कोर्ट मार्शल। ठीक है, और ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिगार्डिंग रिलेटिंग टू मैनर टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड और इन ऑल केसेस इन विच सेंटेंस इज वन ऑफ डेथ। ठीक है, तो अगर कोई भी मैटर है या तो वो जो है कोर्ट मार्शल में आता है, या फिर वो जो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर आ जाता है, या फिर कोई सा ऐसा व्यक्ति जिसको कैपिटल पनिशमेंट मिली हुई है, ठीक है, मौत की सज़ा मिली हुई है, तो उस केस में क्या कर सकता है, वो अपनी इन शक्तियों का
इस्तेमाल कर सकता है, उनको क्षमा याचना दे सकता है, उसकी जो पनिशमेंट को कम कर सकता है या फिर उसका नेचर बदल सकता है। तो ये शक्तियाँ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है। डिप्लोमेटिक पावर की हम बात करते हैं। एज द हेड ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट सेंड एंड अराइव एम्बेसडर्स एंड अदर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स। All treaties and international agreement are negotiated and concluded in the name of president through subject to be ratification by the parliament। ठीक है। अब जैसे कि क्या होता है, दूसरे देश से कोई भी आता है, कोई भी डिप्लोमेट आता है या फिर वो जाता है, तो एयरपोर्ट पे उसको लेने कौन जाएगा? राष्ट्रपति जाएगा। उनको छोड़ के कौन आएगा? वो राष्ट्रपति छोड़कर आएगा। ठीक है। ये इनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। और इंटरनेशनल या फिर नेशनल कोई भी ट्रीटी होती है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है, वो साइन किसके नाम पे होते हैं? वो आपके राष्ट्रपति के नाम पे साइन होते हैं। ठीक है। ये डिप्लोमेटिक पावर है इसकी। नेक्स्ट आता है आपका इमरजेंसी पावर। ठीक है। तो आर्टिकल 352 से 360 तक बात होती है आपकी इमरजेंसी की पावर। तो ये जो शक्ति है, जो आपातकालीन लगाने की शक्ति होती है, वो किसके पास होती है? वो आपके राष्ट्रपति के पास होती है। द इमरजेंसी एनविसेज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफ 3 काइंड। तो इमरजेंसी 3 काइंड की होती है। एक होती है आपकी नेशनल इमरजेंसी, जो आपका आर्टिकल 352 बताता है। एक होता है आपका स्टेट इमरजेंसी, जो आपका आर्टिकल 356 बताता है। और एक होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो होता है आपका आर्टिकल 360 बताता है। ठीक है। तो ये इमरजेंसी पावर होती है। तो आज के इतने रखते हैं। तो आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।